हाँ जी बेटा, 9 को आपका एग्ज़ाम है और आज हो गई है 6, तो 7 और 8 2 दिन है। तो पहले हम आज चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है आपका सोल्यूशन, विलयन। ठीक है, तो विलयन के बारे में आप जानते हैं कि विलयन दो घटकों से मिलकर बना रहता है मोस्टली। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। ठीक है, अब सोल्यूशन में से आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको ये सबसे पहले तो सांद्रता की टर्म्स जो हैं, विलयन की सांद्रता को निम्न पदों में व्यक्त किया जा सकता है। द्रव्यमान प्रतिशत तुम्हें पता होना चाहिए, आयतन प्रतिशत, राइट, आयतन, और हमारे पास में W/V, ppm, पार्ट्स प्रति मिलियन, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोलंश। ठीक है, ये सारी आपकी डेफिनेशंस आपको और इसके मात्रक पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ppm। देखो ppm क्या है, पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, ppm को हम कैसे डिफाइन, 1 नंबर में आता है प्रश्न कि ppm की परिभाषा लिखिए। तो ppm की क्या परिभाषा है, घटकों के भागों की संख्या, टोटल जितने भी आपके घटक हैं उनके भागों की, जिसका हम निकाल रहे हैं घटक के भागों की संख्या, कुल घटकों के भागों की संख्या। नीचे हमेशा कुल आएगा और ऊपर क्या आएगा, जिसका आप ppm ज्ञात करना चाहते हैं वो आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका कोई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम, दूसरी डेफिनेशन आपकी थी मोलरता। तो मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ऊपर तो हमेशा क्या रहेगी, विलय के मोलों की संख्या होती है, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, और नीचे क्या है इसमें, विलयन का आयतन। किसका आयतन है, विलयन का आयतन है। तो यहाँ पर आपके विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। ठीक है, लीटर्स में लेना है आपको। अगर मिलीलीटर्स में दिया होता है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है WB/MB × 1000/V। ठीक है, मोलरता और मोललता में देखिए क्या डिफरेंस है। मोललता में क्या होता है, मोललता में विलय के मोलों की संख्या, ऊपर तो विलय के ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाता है, विलायक का द्रव्यमान। यहाँ विलयन का आयतन था और यहाँ क्या है, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो मोललता का भी आपको फॉर्मूला, इसमें क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। देखो मोललता किलोग्राम, ठीक है, और वहाँ मोलरता में लीटर आ रहे हैं तो वहाँ भी लीटर, मोलरता तो आयतन लेंगे आप। मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल पर किलोग्राम, क्योंकि इसमें आप क्या लेकर चल रहे हैं, द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मोल अंश। तो मोल अंश आप जानते हैं, किसी घटक का मोल अंश, जिसका भी हम अंश निकालने जा रहे हैं, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो जैसे हम A का मोल अंश निकालने जा रहे हैं तो XA क्या होगा, = NA/NA + NB। ठीक है, तो XA क्या है, A के मोल अंश है। तो A का मोल अंश A के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या का अनुपात। ऐसे B का निकालेंगे हम तो XB = NB/NA + NB। ठीक है, और XA + XB का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, मोल अंश का जो योग होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे आया हुआ है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करनी है आपको, मोलरता। तो आपको सबसे पहले मोलरता का सूत्र याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, M = WB/MB × 1000/V। मोलरता के लिए आयतन पता होना चाहिए। देखो मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 विलयन में घोला गया है। ठीक है, 450 ml जो है वो क्या है, आयतन हो गया। ठीक है, और 5 ग्राम क्या हो गया, WB हो गया। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे, M = WB/MB × 1000/V। V आपको पता लग गया, 450 ml है, और WB कितना है, 5 ग्राम है। जो थोड़ा सा दिया होता है वो WB होता है, और MB आप सूत्र से निकालते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH, सोडियम का 23, 16 + 1 40 बनेगा। नीचे आप 40 लगाएंगे। इसको इतना फॉर्मूला लिख के अगर आप वैल्यू भी रख देते हैं तो ना आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यू रख के कटिंग करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट इज़ फाइनल। ठीक है, तो ये पहला पोर्शन है जिसमें आप क्या करते हैं, मोलरता, मोललता, मोलंश, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आपके आ जाते हैं टाइप्स ऑफ विलयन। कहीं आपको पूछ लेते हैं कि द्रव में गैस का विलयन बताओ, या गैस में द्रव का विलयन बताओ। ठीक है, गैस है उसमें क्या घुला हुआ है, द्रव घुला हुआ है। तो ऐसा कौन सा मिश्रण है भी, गैस में गैस का मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, गैस में गैस घुल गई। अब गैस में द्रव घुला है
तो आप कोई ऐसा इमेजिन कीजिए मिक्सचर जिसमें गैस ज़्यादा अमाउंट में और लिक्विड कम अमाउंट में हो, ठीक है। तो स्प्रेज जो होते हैं हम यूज़ करते हैं उसमें गैस में द्रव होता है, ठीक है। फिर गैस में ठोस, गैस क्या है आपका, एक एयर ले लो और उसमें ठोस क्या हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं। यहाँ कपूर का नाइट्रोजन में मैंने मिश्रण लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद द्रव में गैस, तो आपको पता है द्रव में गैस आपकी सोडा जो आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हो द्रव में गैस होता है। द्रव में द्रव, पानी में एथेनॉल घोल दो, नींबू पानी हो गया जैसे ये घोल दो तो लिक्विड में लिक्विड है। द्रव में गैस, द्रव में ठोस, ठीक है। तो पानी में अब ग्लूकोज घोल दो। तो इस तरह के आपके टोटल मिला के 9 मिक्सचर्स हैं, कोई एक मिक्सचर आपको पता होना चाहिए। फिर आगे हम हेनरी का नियम, ठीक है। अब यहाँ से आपका वाष्प दाब की जो है कहानी शुरू हो जाती है। इससे पहले सांद्रता की टर्म्स हैं। हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी ने बताया था कि अगर कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताया था हेनरी ने, ठीक है। तो उसने बोला था कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक में क्या घुली होती है, गैस, तो कितनी गैस घोल सकते हो आप। इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलयता, गैस को किस में घोलना है आपको, द्रव में, लिक्विड में घोलना है, द्रव की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। मतलब कितनी गैस घुलेगी ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसकी सतह पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं। फिर से, गैस की द्रव में विलयता, ठीक है, द्रव की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो जो ये है ये विलयता है, ये मोल अंश है और ये दाब है। तो मोल अंश दाब के समानुपाती हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो KH आ जाएगा क्योंकि हेनरी की कहानी है, तो यहाँ पर KH हेनरीज कांस्टेंट आता है, ठीक है। फिर हेनरी के नियम के क्या फ़ायदे हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक में जो आप भरते हो गैस मिक्स करते हो वो इसी नियम के अनुसार जितना दबाव ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा गैस घुलेगी कोल्ड ड्रिंक्स में। गहरे समुद्र में जाने वाले जो गोताखोर होते हैं उनको बेंड्स का सामना करना पड़ता है। ऊंचाई पर जाने वाले जो हमारे व्यक्ति होते हैं उनको एनोक्सिया का सामना करना पड़ता है, ऑक्सीजन उनको कम घुलती है, ठीक है ना, उनको कम पड़ जाती है और यहाँ पर एक्सेस में हो जाती है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हेनरी के नियम का समझ में आ गया। फिर आते हैं राउल्ट के नियम पे, राउल्ट का नियम कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि ये भी विलयन की बात है। अब इसमें दो हैं, A और B, दो घटक हैं, दो घटक से मिलकर हमने एक विलयन तैयार कर लिया। अब ये दोनों भी वाष्पशील हो सकते हैं और दोनों में से एक भी वाष्पशील हो सकता है, तो हमने दोनों ही वाष्पशील लिए हैं, वाष्प बना रहे हैं जो। और अगर ये वाष्प बनाएंगे तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ ढक्कन लगा दें और यहाँ लिक्विड ले लें दो, A और B, तो ये वाष्प बनाएंगे और वाष्प बना के क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं दीवारों पर, ढक्कन पर, इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब। लेकिन अब दोनों लगा रहे हैं तो कौन कितना लगाएगा, A अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो A का वाष्प दाब ज़्यादा होगा और अगर B ज़्यादा अमाउंट में होगा तो B का वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो यही बोला था राउल्ट ने, क्या बोला था कि विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। भाई जितना उसका अंश है, अगर उसका अंश ज़्यादा है, मोल अंश ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वाष्प दाब क्रिएट करेगा और अगर कम है तो कम करेगा। तो हमारे दो हैं इसमें A और B, तो PA का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश अभी पढ़ा हमने XA, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो बीच में P0A आ जाता है, तो PA इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA। इसी तरह से PB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए तो PB इज इक्वल्स टू P0P XB। तो ये राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट के नियम में भी हमारी जो है क्या है, आंशिक वाष्प दाब की कहानी है और वहाँ भी है, वहाँ भी मोल अंश हेनरी के नियम में भी और यहाँ भी। तो एक क्वेश्चन आता है आपको कि क्या राउल्ट का नियम हेनरी के नियम का एक विशेष जो एक केस है कि एक विशेष स्थिति है, यदि हाँ तो समझाइए। यदि हम राउल्ट के नियम व हेनरी के नियम की तुलना करते हैं तो देखा जा सकता है कि वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो केवल समानुपातिक स्थिरांकों का डिफरेंस है कि भिन्नता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम का एक विशेष स्थिति है। जैसे KH तथा P0 का मान बराबर हो तो ये हम एकदम सेम हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना। अब आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श और जो नहीं करता है वो अनादर्श। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन हैं और जो नहीं करते हैं वो अनादर्श हैं। तो इसके लिए डेल्टा H का मान क्या होता है, 0। आदर्श के लिए सब 0 है, डेल्टा V भी 0 है, डेल्टा H भी 0 है,
यहाँ डेल्टा एच अनादर्श के लिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, डेल्टा वी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। एग्जाम्पल, एक जैसे जो होते हैं मिल के बनाते हैं जो मिश्रण, उसको हम आदर्श बोल सकते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का अगर हम विलयन तैयार करते हैं तो वो आदर्श बनेगा, लेकिन अगर हम पानी और अल्कोहल का करते हैं तो ये आदर्श नहीं होता है। ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और फिर डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। फिर अनादर्श विलयन दो तरह के हैं, कौन कौन से? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। धनात्मक का है, देखो धनात्मक में क्या हो रहा है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने ऐसे क्रॉस मारना है, एक यहाँ मारना है, राइट। तो यहाँ पर क्रॉस के ऊपर वाली लाइन जो है ये किसके लिए? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए है। और ऋणात्मक के लिए देखो क्या होता है, ये वाली लाइन है क्रॉस, और ये क्रॉस के नीचे जो लाइन बनी हुई है ये ऋणात्मक वाली, ठीक है। अब ऋणात्मक विचलन जो है वो दो तरह का, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दो तरह के होते हैं अनादर्श विलयन में। धनात्मक में सब कुछ ग्रेटर देन ज़ीरो है, डेल्टा वी ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो। इसमें ऋणात्मक के लेस देन ज़ीरो होता है, ठीक है। इसमें वाष्प दाब में वृद्धि होती है, इसमें कमी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए। स्थिर क्वाथी आ जाता है डिफाइन करना, नाम से ही पता लग रहा है। ऐसा विलयन जो स्थिर तापमान पर उबलता है, ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी कहलाता है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आता है अणुसंख्यक गुणधर्म की डेफिनेशन इस बार आई हुई थी। तो क्या होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म? विलयन के वे गुण जो अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। अभी 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण ताप। तो इनमें से एक पर बेटा आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले कौन है? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। तो तुम जानते हो कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं अवनमन, मतलब कमी आना, ठीक है। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में, देखो यही कहानी लिखी हुई हमने, बार बार आएगी है। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में आने वाली इसी कमी को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, ठीक है। ये सापेक्ष अवनमन है। अब कितनी कमी आती है? तो सपोज़ करो कि उसका ये है हमारा सोल्यूशन जिसमें पी और पी भी दोनों मौजूद हैं। ए और बी जैसे पानी, और पानी के साथ हमने कुछ दूसरी चीज़ ले ली, सपोज़ यहाँ ग्लूकोज़ ले लिया हमने, ठीक है। ग्लूकोज़ तो वाष्प बनाएगा नहीं, तो पी ए प्लस पी बी दो घटक हैं, विलायक और विलय। तो जो वाष्प नहीं बनाएगा उसका वाष्प दाब पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसका सिर्फ क्या होगा? वाष्प दाब किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। अब राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है? पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। तो पी सॉल्यूशन हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एक्स ए क्या होता है? 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। तो हमने यहाँ से 1 माइनस एक्स बी लिख दिया एक्स ए की जगह। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट एक्स बी, ठीक है। अब इसमें से हमने इसको लेफ़्ट साइड पर ले गए, पी सोल्यूशन को इधर ले आए, तो एक्स बी की वैल्यू आ जाती है ये है सापेक्ष अवनमन, कि हमारे प्योर पानी का या विलायक का वाष्प दाब ये है, और जब हमने उसमें नमक डाल दिया तो ये बन गया, या ग्लूकोज डाल दिया तो ये पी सॉल्यूशन है, और ये फिर से प्योर है। तो हमने इसके डिफरेंस को प्योर से कंपेयर जब करते हैं तो हम इसे बोलते हैं सापेक्ष, ठीक है। किसी के साथ कंपेयर करें, फिर हमने एक्स बी का फॉर्मूला ओपन किया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। फिर हमें पता है कि एन बी हम बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, तो एन बी को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो ये बच जाएगा एन ए अपॉन एन बी, ठीक है। फिर पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट ए, एन ए अपॉन एन बी को हमने ओपन किया, एन बी अपॉन एन ए को, तो ये एन बी क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और ये क्या होता है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। ये पिछले साल आपको डिराइव करने आया हुआ है कि आप जो है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, छोटा सा डेरिवेशन है, आप इसे कर लेंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। फिर आ गया क्वथनांक में उन्नयन। ये तो आपको पता ही है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है और क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, और इसको हम डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं, और ये मोललता के समानुपाती होता है। मोललता भी पढ़ा है हमने, ठीक है। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया के बी, जिसको हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, एम का फॉर्मूला लगाया हमने, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। तो ये बन गया हमारा क्वथनांक में उन्नयन,
का फॉर्मूला इस पे भी न्यूमेरिकल आता है या ये डिराइव करने आ जाता है, तो इसको ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक है, इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन किलोग्राम पर मोल। 1 नंबर का क्वेश्चन। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। ठीक है, फिर स्थिरांक, हिमांक में अवनमन आ गई, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हिमांक में अवनमन, ये थर्ड है। ठीक है, ये सेकेंड थी क्वथनांक में उन्नयन। इससे पहले क्या किया था हमने? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। ये थर्ड आ गई हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन की भी वही आपने सेम बात लिखनी है जो हमने दोनों में लिखी है। बस जो आपको चाहिए वो लिख देना कि हिमांक में कमी आ जाती है। ठीक है, फिर से हमारे यहाँ पर यही बना, देखो जो हिमांक में अवनमन उसे हम डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। ये भी मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट आ गया इस बार KF, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। KF को हम क्या बोलते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF और M की वैल्यू हमने इसमें रख दी WB/MB × 1000/WA। तो ये बन गया हिमांक में अवनमन। और इसका भी हिमांक में अवनमन का मात्रक भी क्या होता है? केल्विन किलोग्राम पर मोल ही होता है। ठीक है, दोनों सेम। तो हमारे पास ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब चौथी हमारी जो अणुसंख्या गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो है परासरण। परासरण आप जानते हैं, किशमिश को जल में रखने पे फूल जाती है। मुरझाए हुए फूलों को अगर पानी में रखा जाता है तो वापस ताज़ा हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? उनके अंदर पानी जो है परासरण होता है। अगर ये किशमिश है, इसके अंदर पानी चला जाता है, और किसके थ्रू? इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, जो बाहर इसकी झिल्ली होती है। तो पानी में रखने पे पानी क्या होता है? एंटर कर जाता है किशमिश के अंदर। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। इसके अंदर जो है उसमें हम बोलते हैं कि गाढ़ा विलयन है, और बाहर क्या है? पानी है। तो पानी इसके अंदर एंटर करता है, इसी को हम परासरण बोलते हैं। ठीक है, फिर अर्धपारगम्य झिल्ली, ये जंतु झिल्ली होती है जिसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, जो कुछ चीज़ों को तो अपने अंदर से पास होने देती है लेकिन हर चीज़ को नहीं। ठीक है, फिर परासरण दाब, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाया जाता है। इसको पाई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल्स टू RCT। अब यहाँ जो C है वो मोलरता है, इसमें मोलरता है, दोनों में मोलरता थी, तो R का R ही रहने देंगे। मोलरता क्या होता है? WB/MB × 1000/V। यहाँ V है, देखो वहाँ WA था, इंटू T, ये एक्स्ट्रा आ गया। ये दो चीज़ें R और T अलग होता है। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये दिखा रखा है परासरण। आपने कंटेनर बनाना है, बीच में ये जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी हमने। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ रख दिया पानी प्योर और एक तरफ रख दिया नमक वाला पानी। तो अब अपने आप ही जो पानी है वो नमक वाले पानी की तरफ बहना शुरू हो जाएगा, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। ठीक है, जो मिक्सचर है उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। विलायक विलयन की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो ये तो परासरण था। अब इसे रोकना है तो हम इधर प्रेशर लगाते हैं, यहाँ दबाव लगाएंगे कि नहीं रुक जाओ, तो फिर ये इस तरफ विलयन की ओर लगने वाला न्यूनतम दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोकता है उसे हम बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, फिर आ जाता है प्रतिलोम परासरण। अब उल्टा करना है। ठीक है, पहले विलायक से विलयन की ओर जा रहे थे अणु, अब क्या होगा? हम इतना ज़्यादा दबाव लगाएंगे कि रुकेगी नहीं प्रक्रिया, यहाँ से उल्टा भी होने लग जाएगा कि जो ये ब्लू डॉट्स हैं ये इधर जाने शुरू हो जाएंगे। ये पानी और नमक घुला हुआ है। ठीक है, रेड वाला नमक है और ब्लू वाला पानी है, तो रेड वाले यहीं रह जाएंगे। इतना प्रेशर लगाएंगे हम कि पानी जो है वो गंदे पानी से साफ़ की ओर बहने लगेगा। ये हम किस में यूज़ करते हैं? RO में यूज़ करते हैं, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। ये बना हुआ आता है आपको, कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है इस पर। ठीक है, फिर आता है समपरासी विलयन। ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, समपरासी नाम से पता लग रहा है। अतिपरासी, जिसका परासरण दाब ज़्यादा वो अति। अल्पपरासी, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब कम वो अल्पपरासी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, और इसमें लास्ट टॉपिक है तुम्हारा वेंट हॉफ कारक। ये तुम्हारे को 2 बार आ रखा है। सैम्पल पेपर अच्छे से करके जाना, सैम्पल पेपर से बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो वेंट हॉफ कारक क्या होता है? I इज इक्वल्स टू संयोजन वियोजन से पश्चात अणुओं की संख्या और उससे पहले अणुओं की संख्या। तो KCl के लिए निकालना है, तो इधर टूट गए, 2 बन गए, पहले कितना था? 1। तो I इज इक्वल्स टू 2/1, बाद में बन गए 2, पहले था 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, इसे ध्यान से पढ़ लेना, सब लर्न कर लेना, लिख लिख के याद करना।